मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, एक तूफान गुजर गया। हर किसी के हृदय में एक तूफान उठ रहा था जिस तरह के रेगुलेशंस आए थे, और हर किसी का मन अब शांत हो चुका है। अब जो सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। लेकिन जैसे एक भूकंप आता है ना, एक बड़ा भूकंप आता है, तो उस भूकंप के खत्म होने के बाद एक आध दो दिन तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। वैसे ही अब ये जो विचारों के आफ्टर शॉक्स हैं, ये हम सभी के मन में आएंगे। क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रुक गया, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो राजनीति के ऊपर, वो हमारे समाज के ऊपर, तमाम तरह की जो जातिवाद की परिभाषा है उसके ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर भी ये सब प्रभाव हमको धीरे धीरे नजर आएंगे। मित्रों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात को भी समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये जो कुछ भी हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक विजय जरूर मिली है, एक जीत जरूर मिली है, लेकिन इस जीत के बाद क्या क्या हुआ इसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में हमेशा लोग समय का इंतजार करते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं। राजनीति में टाइमिंग हमेशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है बैटिंग में, वैसे ही राजनीति में भी टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। मित्रों, एक इस तरह की टाइमिंग अब आ चुकी है बीजेपी के अंदर कि धीरे धीरे अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी, ना सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के अंदर। और वो इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश ने इस चीज को देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी छवि एक महानायक, एक देवता की तरह से पूरे देश के अंदर बन गई थी, अब कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी इतनी बात को इतनी पुरजोर तरीके से रखा कि जिनको सरकार तुच्छ समझती थी कि ये तो वो लोग हैं जो कि मोदी के नाम पर व्यूज बटोरते हैं, वही शायद ये नहीं जानते थे कि ये वो लोग हैं जो वाकई में देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके यूट्यूब की दुनिया में आए हैं। या उन्होंने अगर यूट्यूब के करियर को, एक टफ करियर को चुना है, तो उसके पीछे उनकी कुछ एक मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनके अंदर जो देश के प्रति एक प्रेम लगाव है, उस वजह से वो यूट्यूब की दुनिया में गए। तो ऐसे कुछ लोगों ने, जो राष्ट्रभक्त लोग थे, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की उस इमेज को तोड़ दिया, और ये अपने ही लोग थे उनके, जो मोदी के लिए लिखते थे, मोदी के लिए बोलते थे, उन्हीं लोगों को विवश होकर के प्रधानमंत्री मोदी की वो महानायक वाली इमेज, वो महान इमेज, महामानव देवता वाली इमेज को तोड़ना पड़ा। और जब सड़कों पर उतर करके जो देश की जनता थी, उसने जिस तरह से सड़कों पर उतर करके प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंकना शुरू कर दिए, खुद अपने ही लोगों ने, सामान्य वर्ग ने पुतले फूंकना शुरू कर दिए, तो ऐसी स्थिति में ये एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर कि मोदी की जो इमेज है, कहीं ना कहीं अब वो डेंट लग चुकी है, और कहीं ना कहीं अब उनको एक मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बातें हो रही हैं कि अब आपका वक्त बीत गया मोदी जी, अब आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए, अब जो है योगी जी के स्वागत की तैयारी। लेकिन इस बीच में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम पार्टी के बाहर देख रहे हैं या हम पार्टी के अंदर देख रहे हैं। जो बहुत ऐसे घुटे हुए, बहुत ही श्रूड जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो अंदर से इस बात को जानते हैं और समय की आहट को पहचान लेते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। आप जान लीजिएगा कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के जो सबसे ज्यादा करीब लोग रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की पैरवी की है, आप देखिएगा सबसे ज्यादा वही लोग धीरे धीरे मुखर होकर के बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक गुटबाजी या एक गुटबंदी शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज इसका एक चेहरा भी नजर आ गया, और इस चेहरे को मैं आपको आज
दिखाना चाहता हूं। जो मुझे समझ में आता है, बहुत लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात पर पूरी तरह से गौर मैं कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहां पर देखिए, गिरिराज सिंह जी ने एक ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने 2 ट्वीट किए। सबसे पहले तो उन्होंने यूजीसी की आलोचना कर डाली, जो कि सरकार का ही एक हिस्सा है, और इसके बाद फिर उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि मैंने पहले से स्क्रीनशॉट बना लिया था और संभवतः चूंकि मैंने दोबारा ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव था। दोबारा उन्होंने फिर एक दूसरा ट्वीट किया। तो गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह वो हैं जिन्होंने कि साल 2012 से साल 2014 तक, यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से जो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार पैरवी करते थे बिहार के अंदर से कि मोदी को आना चाहिए, मोदी को, मतलब मोदी नाम की माला सबसे ज्यादा जपने वाले थे कौन? गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह का आज इस पूरे विवाद में कूदना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कूदेंगे यहां पे आकर के तो भी आज उनकी यहां पर क्या कहते हैं कि ट्रोलिंग ही होगी। लेकिन इसके बाद भी वो कूदे और बेवजह कूदे। लेकिन नेता कभी भी कोई ट्वीट, कोई बात बेवजह नहीं करता। ना सिर्फ वो बेवजह कूदे, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने एएनआई पर जाकर के वीडियो भी रिकॉर्ड किया। क्या कहा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक है तो वो गिरिराज सिंह है। वो 2014 के 3 साल 4 साल पहले ही समझ गए थे कि वक्त बदलने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मोदी की जय जयकार शुरू कर दी थी। और अब धीरे धीरे वो कुछ इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ही छीछा लेदर हो रही है। मतलब ये एक बहुत बारीक बात है जो समझना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या ट्वीट किया गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने लिखा कि सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। ठीक है, सरकार की आलोचना, यूजीसी की आलोचना खुद अलग हो गए। यूजीसी के नियम पर रोक लगाई और क्या कहा? सनातन को बांटने वाले। यानी ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के बाहर से खड़े हुए हैं। या तो इनकी दुश्मनी धर्मेंद्र प्रधान से है, या तो अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये खुद जानते हैं, जो भी है इनके मन में यही जाने। ये निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की एक अखंड एकता की है। यानी कह रहे हैं मोदी सरकार की पहचान जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। अब इन्होंने यहां पर यह बात कह दी, इन्होंने अपना बचाव भी कर लिया, मोदी की बात भी कर दी। मोदी यानी कि इनको मतलब कि कुछ झेलना ना पड़े, इसलिए इन्होंने मोदी की भी एक तरह से समर्थन कर दिया और साथ में इसके अलावा जो है यूजीसी को भी 4 बातें सुना दी। लेकिन इन्होंने तुरंत जल्दी, जैसे ही इनको पता चला कि भाई इनसे गलती हो गई है, तो इन्होंने क्या किया कि इसके बाद फिर एक और ट्वीट किया। और वो जो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट यहां पे इन्होंने क्या किया, देखिए दोबारा ट्वीट किया। क्या किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को का हार्दिक आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास एवं एकता के साथ न्याय, संतुलन और संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है। अब इनकी सारी जो पोल है, यानी ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी मोदी जी ने करा दिया है। अब ये इसी तरह से दिखाएंगे तो ठीक है, तो मतलब मास्टर स्ट्रोक है ये भी। आगे ट्विटर ने खुद क्या लिखा वो जरा देखिए, ट्विटर ने कैसे इनकी बैंड बजा दी। लिखा है कि नए यूजीसी नियमों के व्यापक रूप से विरोध होने के बावजूद पीएम मोदी या अमित शाह इस मुद्दे पर चुप थे। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। पोस्टकर्ता मोदी और शाह को श्रेय दे रहे हैं जो वास्तविकता से परे है। लेकिन ये श्रेय दे करके वो भक्त किसकी पिटवा रहे हैं? भक्त तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पिटवा रहे हैं। यानी कि राजनेता किस तरह से छुपे तौर पर काम करता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से, लोगों को पता चलेगा ही नहीं कि भैया कहां से किसकी बत्ती जो है वो लगा दी गई, और कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये यहां पे आज एक और ट्वीट में दिखा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। निशिकांत दुबे को फिर से एक बार जो है वो शौक चल रहा है कि वो
अवतरित हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ उन्होंने बयान दिया, कुछ उन्होंने बातें कही, और उस पर भी सुप्रीम ट्विटर ने यही कहा कि भाई आप मिसलीडिंग हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं। और क्या कहा इन्होंने, यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए और संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया भैया, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन यहां पर भी क्या करेगी, संविधान की धारा 14 और 15 के तहत देश के कानून चलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि संविधान 14-15 के तहत देश कानून चलेगा, तो संविधान 14 और 15 का पालन उस यूजीसी के नोटिफिकेशन में क्यों नहीं किया गया? यही तो सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो एक तो आज का पूरा जो घटनाक्रम है वो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो बीजेपी के अंदर चला, और हर व्यक्ति का एक समय होता है और उस समय के बाद जो है उस व्यक्ति का एक दौर जो है वो आता है। अब यहां पर देखिए आप किस तरह से, यहां पर भी एक इन्होंने जो बाइट दिया, क्या कहा इन्होंने कि भाई गिरिराज सिंह ने कि मैं मोदी, अमित शाह एवं धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं आप? किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? ये कि आपने इतना विरोध प्रोटेस्ट करवाया पूरे देश के अंदर सड़कों पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सामान्य वर्ग ने इस पूरे विवाद में किस तरह से अपनी ताकत को दिखा दिया, अपनी क्षमता को दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी अपने जो उसने फाइनल स्टैंड लिया, उस फाइनल स्टैंड में कोई भी पार्टी सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं जा सकी। और अब लगभग सभी पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे अखिलेश की पार्टी हो, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। और ये बदलाव आया कैसे? मायावती जो अब से 2-3 दिन जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, उस ट्वीट में मायावती ये कह रही थी कि जो यूजीसी बना है वो ठीक है और जो पीछे हैं उनको आगे लाया जा रहा है। ठीक है, रामगोपाल यादव ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया था। लेकिन ये पूरा माहौल बदला कैसे? ये माहौल इसलिए बदला क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बहुत ही नपा-तुला बयान दिया। एक तरफ तो उनके जो कहते हैं कि जो उनकी एक तरफ कहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके बातों को रखते हैं, लक्ष्मण यादव, वो तो लगातार जो है वो सामान्य वर्ग के खिलाफ में अपनी नफरत का प्रचार खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बहुत ही नपा-तुला बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने एक लाइन की बात ऐसी कह दी कि जिसमें कहीं ना कहीं छुपे तौर पे सामान्य वर्ग का समर्थन ही था, क्योंकि सामान्य वर्ग भी यही बात कह रहा है कि भाई हमें क्यों फंसा रहे हो झूठ में, जो शिकायत अगर झूठी है तो उस पर कार्रवाई करो। सामान्य वर्ग का नाम नहीं लिया, लेकिन भाव वही था। यानी उन्होंने वही जो करते हैं वो कि हर चुनाव में जब आता है तो फरसा लेकर निकल जाते हैं कि ब्राह्मणों का वोट हमको चाहिए। उन्होंने अपनी मंशा को दिखाया कि सामान्य वर्ग के वोटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जब ये स्टैंड बदला अखिलेश यादव का, इसके बाद फिर मायावती का भी स्टैंड बदल गया और उन्होंने अगले दिन जो ट्वीट किया वो क्या किया, यहां पे सुनिए जरा, देखिए कैसे वो बदल गई 24 घंटे में। उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं उसमें सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में लेता और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रावधान देता। अब आप यहां नोट कीजिए बात, जो बात आपसे हम यहां लगातार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहां लास्ट आखिरी लाइन पढ़िए कि जांच कमेटी आदि में अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती, तो ये सब नहीं होता। वही मायावती ने बात की जो हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि भाई उस जांच कमेटी में अपर कास्ट को होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। यानी इन्होंने भी सामान्य वर्ग की ताकत को समझ करके उसका समर्थन कर दिया। बात समझिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की आबादी ही जो है वो 8 से 10-12% लगभग कही जाती है।
कम नहीं है, ब्राह्मणों की आबादी बहुत उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह से अभी और आबादी इसमें आप जोड़ लीजिए तो अच्छी खासी आबादी सामान्य वर्ग की भी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यानी एक चीज स्थापित हुई कि जो सामान्य वर्ग लगातार कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर चला गया था, उस सामान्य वर्ग की आवाज को बुलंद तरीके से सुना गया, और उसकी जो जब उसने ताकत दिखाई अपनी, तो जो बाकी पार्टियां थी, जो बीजेपी के इतर पार्टियां थी, वो भी आकर के सामान्य वर्ग के साथ छुप करके खड़ी हुई। खुल कर खड़ी नहीं हुई, खुल करके नहीं खड़ी होंगी, छुप कर खड़ी होंगी, धीरे से खड़ी होंगी, ताकि उनका जो वोट बैंक और भी है वो भी मजबूत बना रहे। तो ये तो आपने देखा। तो मैं कहूंगा कि सामान्य वर्ग की जो संघर्ष है उसकी एक बहुत बड़ी विजय यहां पर हम कह सकते हैं कि देखी गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात महत्वपूर्ण वो ये कि अब ये जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हुआ, उससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा झटका लगा है। आरजेडी की जो प्रवक्ता है, एक समथिंग यादव नाम उनका है, चूड़ी तोड़ मातम चल रहा है, चूड़ी तोड़ मातम। और भी कई बहुत सारे जो दलित, कथित दलित चिंतक हैं और बहुत सारे लोग, उनके यहां पर भी वही हो रहा है कि वो भी अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं, मातम मना रहे हैं कि हाय हाय ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हमारे सारे एजेंडे को फेल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त शब्दावली का इस्तेमाल किया, इतनी ज्यादा कठोर शब्दावली के साथ में इस रेगुलेशन को खारिज किया, और ये तक कह दिया कि क्या आप श्वेत और अश्वेत के लिए अलग अलग स्कूल बनाने को समर्थन करते हैं, जैसा अमेरिका में होता है? क्या वैसा आप यहां करेंगे क्या कि 4 तरह के स्कूल होंगे, एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, जनरल का अलग? क्या आप ये चाहते हैं? मतलब इतने कठोर भाषा में उन्होंने इतने लॉजिक के साथ, तर्कों के साथ इस पूरी डिबेट को एक तरह से फुल स्टॉप लगाया जो यूजीसी पे हो रही थी, कि किसी के पास भी कोई उत्तर अब इसका नहीं बचा है। अब एक तरह से मातम ही उत्तर है, मातम चलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वो इंदिरा जयसिंह जो कि इस पूरे बवाल की सूत्रधार है, और जिन्होंने इस पूरे बवाल को शुरू किया, रोहित वेमुला और पायल तड़वी के जो याचिकाओं को लगा करके, और बीआर गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जज थे, और मैंने आपको बताया था पहले कि किस तरह से बीआर गवई, उनके एक और लिबरल जज उनके साथ में थे, और ये इंदिरा जयसिंह, इन सब ने मिलकर किस तरह पूरा एक कॉकटेल बनाया, और इसके बाद उसके तहत किस तरह से पूरी गाइडलाइंस को जो है वो यूजीसी को मानने पर मजबूर किया गया। हालांकि गलती उसमें यह भी थी कि उन्होंने उसको मान लिया फटाफट, यानी इंदिरा जयसिंह की बातों को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, इतना इनके अंदर डर है। आज हर जगह पे चर्चा क्या हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि जो वामपंथी इकोसिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता है, उस इकोसिस्टम को पहली बार जो 2 टके के यूट्यूबर्स थे, जिनको लोग बोलते थे कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं, ये क्या है, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, इनकी क्या औकात है, आज उन लोगों ने इस पूरे नैरेटिव को, जो नैरेटिव सारा का सारा शुरू किया था इंदिरा जयसिंह एंड कंपनी ने, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। न सिर्फ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के विजय भी प्राप्त की और स्टे भी लगवाया इन रेगुलेशंस पे, जिसकी मुख्य सूत्रधार जो है वो इंदिरा जयसिंह थी। तो इंदिरा जयसिंह जो है वो आज बिल्कुल मारी मारी फिर रही थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बेचारी, मतलब उनको लगा कि हमको नोटिस तक नहीं दिया गया, हमें बताया तक नहीं गया, और सुनवाई शुरू हो गई, और वहां पे आकर के उन्होंने भी पूरा एकदम विधवा विलाप शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो विलाप करती रही वो, और ये विलाप करते हुए उन्होंने ये कहा कि अरे सामान्य वर्ग को संरक्षण क्यों चाहिए, सामान्य वर्ग क्यों रहेगा भेदभाव में, उनके पास तो सब कुछ है, वो सामान्य वर्ग ही तो हमारे सर पे आके बैठ गया है। इस तरह की बातें वो कर रही थी। बिल्कुल एक ऐसी महिला जो कि सिंध से जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में सिंध से भगाई गई महिला, वो इस तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है कि वो इस तरह से आकर के अपने ही देश के अंदर हिंदुओं को तोड़ने और गजवाए हिंद के लिए काम कर रही थी। समझिए बात को। आज इन लोगों की हालत जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने लायक थी, जो कि बौराए बौराए घूम रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर के लगभग सभी जो पॉइंट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जरूर रह गई है, वो ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र भी आएंगे बाद में जो ये कहेंगे कि ये सब जो कुछ भी हुआ, ये सब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि आपको ये बता दें कि अगर ये विरोध ना हुआ होता सोशल मीडिया से सड़क तक, तो शायद ये रेगुलेशन जो है लागू हो चुके थे। लेकिन आप देखिए इसके बावजूद भी बहुत लोग अभी आगे आएंगे, निकलेंगे, कहेंगे कि नहीं ये सब मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तीखी आलोचना करी गई मुझे लगता है, लेकिन उस आलोचना
की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अगर वो आलोचना ना होती तो हम क्या करते, हमारे पास विकल्प ही क्या था, और कोई विकल्प था नहीं। इस मुद्दे पर आप सभी लोगों ने हम सभी का बहुत सहयोग किया, सबका इसमें योगदान है। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।